चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। इसके पहले हमने प्रोग्रामिंग का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है उसको देखा है और अभी हम जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए आपको पता है हम पढ़ रहे हैं सी शार्प डॉट नेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमने प्रोग्रामिंग के बारे में कंप्लीट देख लिया है। अब हम जानेंगे डॉट नेट के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे सी शार्प के बारे में। तो डॉट नेट है क्या? डॉट नेट को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि एक सांचा या ढांचा हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए यदि ईंट बनाने की बात हो जाए तो जैसे मकान में जो ईंट लगती है उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एक सांचा यूज़ किया जाता है, ताकि जो सांचा है उसमें रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्ची मिट्टी है उसको भर दिया जाए और वो जो सूखने के पश्चात एक जो है शेप ले ले और उसको पकाकर यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इस सांचे से जो है उस मिट्टी को एक अलग शेप दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है। अगर हम माने डॉट नेट को, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क भी क्या है? एक प्रकार का सांचा है जिसके अंतर्गत रॉ मटेरियल यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि सी शार्प है और अन्य लैंग्वेज यहाँ पे काम करेगी, यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ होगा। तो स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा? स्ट्रक्चर डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, पर रॉ मटेरियल किसके द्वारा आएगा? प्रोग्रामिंग के द्वारा। और आउटपुट जो निकलेगा वो एक सही शेप बनकर निकलेगा, यानी कि एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोजेक्ट आप जो है कंप्लीट रूप से बनाकर यहाँ पे निकालोगे। जैसे कि ईंट यहाँ पे निकलती है जो शेप है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो डॉट नेट को हम एक प्रकार समझ सकते हैं एक सांचा है जिसके अंतर्गत रॉ मटेरियल यानी कि प्रोग्रामिंग, विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक आईडी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके आसानी से। जैसे कि क्लास लाइब्रेरी है, सीएलआर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है डेवलपर को, और वो एक अच्छा प्रोग्राम डेवलप करके या सॉफ्टवेयर डेवलप करके यहाँ पे आउटपुट के रूप में देखता है। तो डॉट नेट एक प्रकार का सांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है और जो सॉफ्टवेयर है उसका विकास करती है डेवलपर के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसी के बारे में। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोडक्ट है, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एक प्रकार का सांचा है या स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आकर काम करती है। इसको बनाया था किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। अब बनाया तो शुरुआत में कोई ना कोई नाम से तो लॉन्च किया होगा। तो डॉट नेट है, डॉट नेट का वर्जन है। अब वर्जन क्या होते हैं? वर्जन का मतलब होता है जैसे जैसे कुछ सुधार होता है तो उसका एक नाम बदलकर अगला नाम रख दिया जाता है। तो जो नाम रखे जाते हैं कुछ सुधार करके, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्जन, या फिर उसको बोलेंगे संस्करण। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया था 2002 में। हालांकि 2001 में जो है बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया गया था, परंतु फाइनली अगर स्टेबल वर्जन की बात करें तो 2002 में लॉन्च किया गया था और इसका नाम था 1.0। ठीक है, 1.0 वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया सबसे पहले। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क में विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज आकर काम करती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की अगर बात करें तो 47 के ज़्यादा, मतलब अभी की बात करें तो 47 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस आकर यहाँ पे काम करती है। जैसे कि विजुअल बेसिक है, सी शार्प है, जे शार्प है, एफ शार्प है, ये सभी लैंग्वेज यहाँ पे आकर काम करेगी और काम करने के दौरान अपना जो है प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर है या जो मतलब जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेगी। अब एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज अपने आप में अलग अलग प्रकार से यहाँ पर काम करेगी, तो सबका कोड अलग अलग हो सकता है। तो जो कंप्यूटर का कोड है, मतलब जो कोड है हमने लिखे हैं विजुअल सी शार्प, मतलब विजुअल बेसिक है, सी शार्प है, इनमें कौन सा कोड लिखा है? इनमें लिखा गया है ह्यूमन रीडेबल कोड। ह्यूमन रीडेबल का मतलब होता है इंसान को समझने योग्य। तो इंसान को समझने योग्य लिखा है, परंतु हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं किसका? कंप्यूटर का। कंप्यूटर में हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है और यहाँ पे हमने ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, कोड लिखा है जो इंग्लिश में रहता है या अन्य कोई लैंग्वेज में। तो इसको कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत से हम इसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइलर यहाँ पे यूज़ होगा जो क्या करेगा? इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करेगा। पर मशीन की भाषा में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कंपाइलर जो यूज़ होगा वो डायरेक्टली यहाँ मशीन भाषा में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसे 01 बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कोड रहता है जिसे IL बोलते हैं। तो IL को हम जो है CIL भी बोलते हैं, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, या फिर इसको MSIL बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो हम जो भी है IL बोल सकते हैं, MSIL बोल सकते हैं या CIL बोल सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए किसी भी लैंग्वेज में, डॉट नेट के अंतर्गत कोई भी लैंग्वेज काम कर रही है, किसी भी लैंग्वेज में बनाया गया जो प्रोग्राम है उसकी भाषा को कंपाइलर के माध्यम से एक ऐसे कोड में कन्वर्ट किया जाता है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करती है, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो होता है, पर यहाँ पे जो कोड है उसको एक एनवायरनमेंट यानी कि प्रोजेक्ट रन कैसे होगा, प्रोग्राम रन कैसे होगा, उसको सारी रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उसको प्रोवाइड करने का काम करता है एक इंजन रहता है इसका डॉट नेट का, जिसे बोलते हैं CLR। CLR का फुल फॉर्म है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मतलब आप समझिए, कॉमन का मतलब होता है सबके लिए समान, लैंग्वेज मतलब भाषा, और रन टाइम तो रन टाइम पर सभी भाषाओं के कोड को एक कॉमन कोड में कन्वर्ट करना, जिसे हम क्या बोलते हैं MSIL। तो ये प्रोवाइड करता है कौन, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। चलिए अब बात आती है, जो MSIL है वो अभी भी मशीन भाषा में नहीं हुआ है। मशीन भाषा में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये कहीं भी रन हो सकता है। तो इसको फिर से मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी JIT कंपाइलर की, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा, इस MSIL कोड को एक ऐसे कोड में कन्वर्ट करेगा जिसे कि मशीन समझ सके, और जिसे हम बोलते हैं नेटिव कोड, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जब एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ डेवलप किए जाते हैं, तो एप्लीकेशन 3 तरीके के डेवलप किए जाते हैं, किसके अंतर्गत, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। तो एप्लीकेशन होगा यहाँ पे, एप्लीकेशन मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि प्रोजेक्ट बनाना। तो प्रोजेक्ट 3 प्रकार के बनाए जा सकते हैं। पहला तो होता है कंसोल। कंसोल का मतलब आप समझिए जहाँ पे कमांड चलती है। कमांड का मतलब जहाँ पे माउस का यूज़ नहीं होता, माउस का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो जैसे GUI रहता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये रहता है CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी कि यहाँ पे आपको माउस का प्रयोग नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं C लैंग्वेज आपने उपयोग किए होंगे, C++। तो यहाँ पे जो ID यूज़ करते हैं हम, टर्बो C++, वो क्या है, एक प्रकार की कंसोल है। कंसोल मतलब जहाँ पे आप सिर्फ कीबोर्ड का उपयोग करोगे। पर यदि हम बात करें यहाँ पे माउस की भी, तो माउस का भी जहाँ उपयोग शुरू हो जाता है उसे हम बोलेंगे GUI। इसको क्या बोलेंगे, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि यहाँ पे हम जो है माउस का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कंसोल बेस्ड, जो कि माउस का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी कि ओनली कीबोर्ड का, ब्लैक स्क्रीन या फिर अन्य कोई स्क्रीन आती है, तो इस प्रकार के एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन कहलाते हैं, डॉस बेस्ड वाले। दूसरे जो होते हैं विंडो बेस्ड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले विंडो बेस्ड कहलाते हैं, जो कि पर्टिकुलर एक सिस्टम पर काम करते हैं। तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो सर्वर बेस्ड कहलाते हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पे वेबसाइट, वेबसाइट जो बना सकते हैं वो हम डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत बना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज का प्रयोग करके। अब लैंग्वेज हो सकती है जैसे C#, सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, विजुअल बेसिक भी हम देख सकते हैं, तो हम C# के अंतर्गत वेबसाइट बनाना देखेंगे, और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी और कंसोल भी। तो इसके बाद जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, जो कि C# लैंग्वेज का उपयोग करके देखेंगे। तो सर्वर बेस्ड जो एप्लीकेशन होते हैं वो एक से अधिक सिस्टम पर चलते हैं, यानी कि एक सर्वर पर इंस्टॉल कर दिया गया है और हर एक सिस्टम में उसको एक्सेस कर लिया जाता है, जैसे कि वेबसाइट, ठीक है। कोई एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, एक सर्वर पर इंस्टॉल कर दिए और सभी क्लाइंट मशीन पर जो है उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इस प्रकार के एप्लीकेशन भी हम किस में उपयोग का मतलब बना सकते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। चलिए ये डायग्राम में फिर से आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ सबसे पहले जो डॉट नेट फ्रेमवर्क एक सांचा है या ढांचा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आकर काम करती है, और इसे बनाया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कब, सन 2002 में इसका पहला वर्जन लॉन्च किया गया था 1.0 के नाम से। इसमें 47 से अधिक लैंग्वेज यहाँ काम करती है, और किसी भी लैंग्वेज में बनाया गया जो प्रोग्राम होता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है। ह्यूमन रीडेबल कोड को कंपाइलर की सहायता से एक ऐसे कोड में कन्वर्ट किया जाता है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड को MSIL यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं, या फिर इंटरमीडिएट कोड, या फिर CIL यानी कि कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसको प्लेटफॉर्म यानी कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम एक इंजन करता है, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट होता है, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सभी लैंग्वेज के कोड को एक ऐसे कोड में कन्वर्ट करेगा जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब ये तो मशीन भाषा में नहीं है, तो मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और ये नेटिव कोड में उसको बदल देगा, यानी कि मशीन भाषा में बदल देगा, और इसका आउटपुट हमको देखने को मिलेगा कंप्यूटर के माध्यम से। एप्लीकेशन इसमें 3 प्रकार के बनाए जा सकते हैं, कंसोल बेस्ड यानी कि CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। दूसरा होता है GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे विंडो बेस्ड बोलते हैं। तीसरा होता है सर्वर बेस्ड यानी कि एक से अधिक सिस्टम पर काम करने वाले, जैसे वेबसाइट हो गया, या फिर कोई सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन हो गया। तो ये तो था हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक जो है मैंने ओवरव्यू बताया। चलिए देख लेते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क। हमने जैसे कि देख लिए हैं, एक प्रकार का क्या है, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, सन 2002 में डेवलप किया गया था, और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से जो है इसमें काम किया जाता है। इसमें एक क्लास लाइब्रेरी होती है जिसे FCL बोला जाता है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी,
जो कि सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करती है। क्लास का मतलब क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट जहाँ पे विभिन्न प्रकार के फंक्शन, विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेज है प्रोग्राम में जो ज़रूरत पड़ती है उनका यहाँ पे स्टोरेज रहती है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से यूज़ कर लिया जाता है। तो ये किसका पार्ट है, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के दो पार्ट हमको देखने को मिले, एक तो मिला CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और दूसरा मिला FCL जिसे फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी या फिर क्लास लाइब्रेरी हम बोल सकते हैं, या फिर इसको BCL भी बोल सकते हैं, बेस क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, हम डॉट नेट फ्रेमवर्क में जो है किसी भी लैंग्वेज में, मतलब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज इंटर ऑपरेटिबिलिटी होती है, यानी कि प्रत्येक लैंग्वेज किसी अन्य लैंग्वेज में लिखे गए कोड का इस्तेमाल कर सकती है। इसे ही इंटर ऑपरेटिबिलिटी का फीचर बोलते हैं डॉट नेट के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें हमने देखे हैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, विंडो बेस्ड बना सकते हैं, और कंसोल बेस्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत हमको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ सॉफ्टवेयर को एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है रन होने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक प्रकार की वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन जैसे कि हम देखते हैं CPU एक प्रकार से फिजिकल मशीन है, परंतु यदि हम बात करें जो वर्चुअल मतलब जो होता है आभासी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, बस एक मान लिया जाता है कि CLR है, तो CLR एक प्रकार की वर्चुअल मशीन होती है। ठीक है, बेस क्लास लाइब्रेरी हमने देखे, CLR देखे। इसके बाद हम देखें यहाँ पे FCL, यानी कि जो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी होती है वो यूज़र इंटरफेस, डाटा एक्सेस, डाटाबेस कनेक्टिविटी, क्रिप्टोग्राफी, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है, न्यूमेरिक एल्गोरिदम, ये सारे फीचर्स को प्रोवाइड करती है FCL, यानी कि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। इन सभी फीचर्स को अपने पास रखती है। प्रोग्रामर जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाता है वो है उनके द्वारा बनाए गए सोर्स कोड को डॉट नेट फ्रेमवर्क और दूसरी लाइब्रेरी के साथ कंबाइन करते हैं। इसके अलावा डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो इस्तेमाल है विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट की गई अधिकतर नई एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब मैंने बताया था IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे उन सभी टूल्स को प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि एक डेवलपर आसानी से कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है। तो इस प्रकार की IDE प्रोवाइड करने का काम करता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। तो हम जो है ज़्यादातर उपयोग करेंगे 2012, पर मैं जो है आपको 2022 में भी काम करना बताऊंगा, और इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। हालांकि इसका एक अलग से मैंने जो है वीडियो डाल दिया हूँ, उसको आप देख लेंगे तो आपको बन जाएगा। और इसके बाद भी मैं जो है आपको उसमें मतलब आगे आने वाली सीरीज़ में बताने वाला हूँ कैसे इसको डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें। हम काम करना भी उसमें देखेंगे कैसे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉट नेट जब से बना तब से लेके अभी तक जो पूरी हम उसकी गाथा देखेंगे उसे हम हिस्ट्री बोलेंगे, यानी कि उसका इतिहास बोलेंगे जब से बना है। तो डॉट नेट का जो बीटा वर्जन है, हालांकि 2001 में इसको बना दिया गया था, परंतु फाइनली इसको लॉन्च किया गया था पहला वर्जन 13 फरवरी 2002 को। ठीक है, 1.0। और अभी तक इसके जो है बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, 9 वर्जन के आसपास हम देख सकते हैं, जिनकी लिस्ट हम आगे देखने वाले हैं कंप्लीट रूप से। चलिए इनके वर्जन की हम जो है लिस्ट देख लेते हैं, ताकि आपको एक क्लियरिटी हो जाए कौन कौन से वर्जन अभी देखने को मिलते हैं, वर्तमान में कौन सा वर्जन जो है हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो वर्जन है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 1.0। 1.0 कब लॉन्च किया गया था, ये 2002 में लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे डेवलपमेंट टूल विजुअल स्टूडियो डॉट नेट था। और यहाँ पे देखिए इनने रिप्लेस किसको किया है, किसी को नहीं, क्योंकि जो है इसके पहले कोई भी वर्जन यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो ये जो था विंडोज़ 98 के लिए था, विंडोज़ 98 जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ मिलेनियम के लिए था, एक नेटवर्किंग वाला NT के लिए था, 4.0 2000 के लिए था, और XP के लिए था। मतलब इन सभी में इसको रन किया जा सकता था। फिर जब इसमें कुछ फीचर्स जोड़े गए तो इसका नया वर्जन यहाँ पे आया 1.1, जो कि 2003 में आया। ठीक है, और इसमें विजुअल स्टूडियो डॉट नेट 2003 था। इसने रिप्लेस किसको किया, 1.0 को रिप्लेस किया। और इसकी अगर बात करें तो ये पहला डॉट नेट फ्रेमवर्क मतलब जो है जो कि माइनर अपग्रेड था, बहुत ही मतलब एक छोटा सा अपग्रेड करके इसको 1.1 बनाया गया था। और डॉट नेट फ्रेमवर्क का यह वर्जन जो है 2003 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और एक प्रकार से सेकंड मतलब जो है विजुअल स्टूडियो के सेकंड रिलीज का भी एक पार्ट था। फिर आया 2.0। 2.0 हम देख सकते हैं ये काफ़ी दिन तक चला। ठीक है, ये 2005 में लॉन्च किया गया था, और विजुअल स्टूडियो इसमें यूज़ किया जाता था 2005। ठीक है, इसने रिप्लेस नहीं किया किसी को, ये नए सिरे से बनकर यहाँ पे आया था। तो 2.0 जो है 2000 मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2005 में इसको लॉन्च किया गया था।
इसके अंतर्गत हम देखें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो कि डेटाबेस से रिलेटेड यूज़ किया जाता था, वो भी इसमें काम करने लगा। विंडोज़ 98, विंडोज़ मिलेनियम, इन सभी को जो है सपोर्ट करता था। फिर इसकी अगर बात करें हम यहाँ नेक्स्ट जो है कौन सा 3.0, 3.0 2006 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये विंडोज़ विस्टा, इसमें जो है विंडोज़ मतलब विंडोज़ सर्वर 2008, इन सभी के अंतर्गत हम देख सकते हैं। विंडोज़ XP, SP2, विंडोज़ सर्वर 2003, इन सभी के लिए अवेलेबल था, ठीक है। देखिए यहाँ पे है एक्सप्रेशन ब्लेंड जो कि डेवलपमेंट टूल यूज़ किया जाता है, इसने रिप्लेस किया 2.0 को। फिर 3.5 आया 2007 में, इसमें विजुअल स्टूडियो 2008 यूज़ होने लगा, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं 4.0, तो ये 2010 में आया, जिसके अंतर्गत विजुअल स्टूडियो 2010 यूज़ होने लगा। फिर आया 4.5, तो ये 2012 में आया, विजुअल स्टूडियो 2012, ठीक है। और ज़्यादातर हम 2012 यूज़ करेंगे, और साथ में हम जो है अपग्रेडेड जो वर्जन इसका 2022 उसको भी यूज़ करेंगे। इसने रिप्लेस किया 4.0 को। फिर आया 4.5.1, थोड़ा सा अपग्रेड करके इसको 2013 में लॉन्च किया गया। 2013 स्टूडियो यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि विजुअल स्टूडियो 2013। इसमें हम देख सकते हैं 4.0 और 4.5 दोनों को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हम देखें 4.5.2, थोड़ा सा माइनर अपडेट कर दिया गया 2014 में, और इसका जो था विजुअल स्टूडियो 2013 ही था, ठीक है। फिर 4.6 आया 2015 में, ठीक है। उसके बाद 4.6.1 छोटा सा अपग्रेड करके इसको लाया गया। हालांकि देखिए विजुअल स्टूडियो 2015 ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर 4.6.2 2016 में आया, इसका हम देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2015 ही देखने को मिलेगा। फिर 4.7 2017 में, इसमें 17 आ गया स्टूडियो। फिर 4.7.1, इसमें भी 17 ही रहा। फिर 4.7.2 के अंतर्गत भी हमको 2017 ही देखने को मिला। फिर आप देख सकते हैं अभी की बात करें तो 4.8 जो है, इनने जो पिछले पुराने हैं इन सभी को रिप्लेस कर दिया, और इसके अंतर्गत विजुअल स्टूडियो 2019 यहाँ पे देखने को मिला। और अभी हम देखेंगे 2022, उसके अंतर्गत जो है अपग्रेडेड वर्जन यूज़ होगा। हालांकि जो डॉटनेट के वर्जन है अभी हमको यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो थे हमारे डॉटनेट के कुछ वर्जन्स। इसके पहले हमने जो है यहाँ पे डॉटनेट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाने कि डॉटनेट फ्रेमवर्क है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है। आगे हम इसकी पूरी प्रक्रिया यानी कि आर्किटेक्चर क्या होता है वो हम देखेंगे। सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं, वो सभी कंपोनेंट्स आपस में काम कैसे करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे करते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। इसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ताकि मैं आगे इस सीरीज़ को कंप्लीट रख पाऊँ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा।